नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका अमोघ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। कल से हमारी इकाई 10 प्रारंभ हुई है, जिसमें हम गद्य की अन्य विधाओं के बारे में, जो आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे हम। ठीक है, कल की क्लास में हमने राहुल शंकराचार्य की बात की, अज्ञे की बात की है, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी सबकी चर्चाएँ की है। आज की हमारी गद्य की जो विधा है वो रिपोर्टार्च है। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक बार हम गद्य की अन्य विधाओं में पहले भी हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, गद्य में एक बार हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो बनता छोड़ दें, वो हम जरूर करते हुए चलेंगे, पर थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, बाकी जो आपकी गद्य की विधाएँ लगी हुई हैं उन पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, रिपोर्टार्च गद्य लेखन की विधा है। इसका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, मतलब ये कहाँ का है तो मेन फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इससे निकल कर आया है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है? किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को रिपोर्ट कहते हैं। मतलब हमने किसी घटना को यथा तथ्य, मतलब जैसा था वैसा का वैसा हमने वर्णन कर दिया। ठीक है, मतलब कोई घटना हुई है, जैसी घटित हुई है, जिस रूप में हुई है, उसी को हमने उसी की तरह वैसा का वैसा जब हम वर्णन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या हो रहा है? रिपोर्ट हम क्या लिख रहे हैं? रिपोर्ट जैसे संवाददाता देखते हो, न्यूज़ चैनल आप देखते हो, पेपर में रोज रिपोर्ट आ रही है, आती है ना, ये सब न्यूज़ जो आ रही है कि सामान्य सरल शब्दों में अगर हम समझें तो न्यूज़ की बात हम कर लें। ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम समझें तो हम जो आपकी न्यूज़ आती है, ठीक है, जो न्यूज़ हम पढ़ते हैं, जो न्यूज़ हम देखते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं, जो हम पेपर पढ़ते, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका, नव जागरण, जो भी है। ठीक है, इनकी सबकी बात कर रहे हैं, पर इसमें क्या नहीं है? साहित्यिकता नहीं है। क्या नहीं है? साहित्यिकता, लिटरेचर जो है, लिटरेचर वाला काम नहीं है, इसमें साहित्यिकता नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टार्च कहते हैं। मतलब अब हमने इसमें क्या कर दिया? इसमें हमने कलात्मकता ले आए और साहित्यिक रूप लेके आ गए। इसी में हमने क्या लिया है? कलात्मकता जोड़ दी और साहित्यिक रूप जोड़ दिया, तो वो हमारा क्या बन गया भाई साहब? रिपोर्टार्च बन गया। मतलब कि अगर हम गणित की भाषा में समझें तो हम कहेंगे रिपोर्ट, ठीक है, कहेंगे क्या? रिपोर्ट प्लस कला, ठीक है, प्लस साहित्य। ठीक है, रिपोर्ट प्लस कला प्लस साहित्य बराबर रिपोर्टार्च। ठीक है, रिपोर्ट प्लस कला प्लस साहित्य बराबर रिपोर्टार्च। ठीक है, ये हमारा होगा। ठीक है, मतलब जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें हमने क्या जोड़ दिया? प्लस कला जोड़ दी। ठीक है, और क्या जोड़ दिया? प्लस साहित्य जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया? साहित्य। अब वो क्या बन गया? रिपोर्टार्च बन गया। ठीक है, वो क्या बन गया? हमारा रिपोर्टार्च। ठीक है, गद्य की अन्य विधाओं में हमने ऊपर भी जो बातें करके आए थे ना, 2 विधाएं और दी हमारी। ठीक है, और लगभग सभी विधाओं में ये तत्व जुड़ेगा। ठीक है, मतलब हमने कहा कि यात्रा वृत्तांत थी, यात्रा सामान्य सब लोग कर रहे हैं भाई साहब। दिन में कितने लोग जा रहे हैं, रोज कितनी जनसंख्या है ना, आधी जनसंख्या ट्रेनों में, प्लेन में, बस में। ठीक है, मतलब पर्सनल अपने खुद के साधन से, निजी यातायात के संसाधन से चल रहे हैं। ठीक है, इतने लोग पर कौन लिख रहा है? नहीं लिख रहा है ना, उसमें आता नॉर्मल बता दे रहे हैं, फोन पे हमने बता दिया हम वहां गए थे, ये होगा, वो सब हो गए, पर उसमें साहित्यिकता नहीं थी। जब साहित्यिकता आई तो हमने क्या नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया हमने यात्रा वृत्तांत। जिसके तत्वों की हमने बात की, कल हमने बात की भाई क्या उद्देश्य था एक यात्रा वृत्तांत लिखने वाले का, और वो उस घटना, मतलब उस स्थान के बारे में लोगों को बता रहा है, अपने अनुभव साझा कर रहा है। और दूसरा क्या बता रहा था? एक महत्वपूर्ण दूसरी चीज हमने इस पर डिस्कस किया था, इस पे हमने एक चर्चा की थी कि वो उस स्थान के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है ताकि लोग उस स्थान पर घूमने के लिए आए। ठीक है, वैसे ही हम क्या बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट तो सामान्य हो गई, हमने कहा यथा तथ्य, जैसी की जैसे तथ्य है ना, यथा मतलब वैसी की वैसी है ना, जैसा है वैसा का वैसा हमने प्रस्तुत कर दिया, वो रिपोर्ट हो गई। पर उसमें हमने कला और साहित्य जोड़ दिया। जब हम उसमें कला और साहित्य जोड़ देंगे उसी रिपोर्ट में, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रिपोर्टार्च कहलाएगा। ठीक है, तो कला और साहित्य में रिपोर्टार्च। ठीक है, वास्तव में रेखा चित्र की शैली जो है, रेखा चित्र की शैली में प्रभावता से लिखे जाने को ही रिपोर्टार्च की सार्थकता है। मतलब जो रेखा चित्र की जो शैली है उसमें प्रभावोत्पादक ढंग से लिखे जाने में ही रिपोर्टार्च की सार्थकता है। मतलब हम रेखा चित्र की शैली में उसको लिखो प्रभावोत्पादक ढंग से, मतलब किसी को प्रभावित कर सके, है ना। जैसे सामान्य कोई चीज बोझिल सी लग रही है ना, जैसे हमने कोई चीज, हम न्यूज देखते हैं तो कई न्यूज हमें बोरिंग लगती है, पर कोई संवाददाता आ जाता है ना अच्छा खासा, है ना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से जब बताता है
उसी चीज़ को बढ़िया से घुमा फिरा के रसमलाई लगा के एकदम लपेट के देता है तो कुछ अच्छा सा लगने लगता है ना। तो वो बोल रहा है कि हम आपको समझाने का बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ साधारण शब्दों में, आपको समझ में जाए। उसमें एक प्रभाव आना चाहिए, एक प्रभाव आप उसमें जनरेट कर सको, आप एक प्रभावित तरीके से उसको बता सको लोगों को, तब जाकर वो उसमें उसकी सार्थकता देखी जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी सार्थकता बिल्कुल नहीं है। ये तो हर चीज़ के लिए लागू होता है, ठीक है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। आंखों देखी और कानी सुनो घटनाओं पर भी रिपोर्टाज, मतलब आंखों देखी तो है ही है, कानों सुनी घटनाओं पर भी लिखा जा सकता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता, सिंपल बात है ये तो, ठीक है। अब ये लाइन है ना, सिर्फ इसलिए याद रखना आप लोग, ये लाइन टू लाइन इसलिए याद रखना, मैंने कल आपको बदलते हुए पैटर्न की मांग बताई थी, मतलब बदलते हुए पैटर्न की डिमांड ये है कि भाई साहब आपसे कुछ भी पूछ लिया जा रहा है ना, मतलब अंट संट में अगर बोलूं, है ना, मतलब आपसे उठपटांग कुछ भी पूछा जा रहा है, ठीक है, अंदर से कुछ भी तथ्य दे दी जा रहे हैं, कुछ भी लाइन उठा के दे दी जा रही है और हम उसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 6 लाइन है, इन्हीं 6 लाइन में बीच बीच में एक एक लाइन तोड़ के दे रहे हैं और उन्हीं में से पूछ ले रहे हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। ABCD सही है, BCAD सही है ना, या ABC सही है, या DE सही है, ठीक है। ऐसे करके 5-5 तथ्य दे रहा है, 4 भी नहीं दे रहा, ठीक है। 4 भी देता वो महाशय तो हम मानते हैं चलो ठीक है, 5-5 तथ्य दे रहा है, ABCDE तक दे रहा है और फिर पूछ रहा है वो 3-3 पूछता है उसमें से कि ABD सही है या ABC सही है या DEB सही है, ऐसे करके आपसे पूछ लेता है, ठीक है। ये याद रखना। फिर घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टार्च को कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए, मतलब उसमें एक कथा तत्व होना चाहिए। कथा तत्व का मतलब क्या होता है कि कथा कहानी कहने की एक शैली होती है, मतलब एक कथा जो हम कहते हैं ना, भाई इंटरेस्टिंग आपको क्या बनाएगा, मतलब जब हमने ऊपर जो हमने पढ़ के आए उसी के एक निष्कर्ष मान लो आप, इस कथा तत्व जो शब्द आया है वो ऊपर की चीजों के एक निचोड़ मान के चलो आप, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि कथा तत्व है, मतलब आपके अंदर एक कहने की कला वाला तत्व होना चाहिए, ठीक है। कहने की कला वाला तत्व आपके पास मौजूद होना चाहिए, मतलब आप बोरिंग तरीके से बोल रहे हो, है ना, सामान्य आप कहने के तरीके से बोल रहे हो। हम बोलते हैं कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनाने वाला भी पता अलग अलग है, कई सुनाते हैं तो अच्छी खासी कहानियों की भी बैंड बज जाती है, और कई लोग इतनी मतलब जो कहानी कोई दम नहीं है उसमें, कोई ना पात्र इतना है ना उसमें कोई रोचकता है, पर फिर वो अपनी किससे उसकी अपनी जो क्षमता है कथा कहने की, है ना, उसकी जो वक्ता वाली क्षमता है उससे वो उसको क्या बना देता है, रोचक बना देता है। तो ये कथा तत्व है, ठीक है। रूपतार्थ लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की भूमिका, मतलब अब वो पत्रकार भी है और कलाकार भी है, मतलब दोनों भूमिका उसको निभाना पड़ता है, ठीक है। रिपोर्टाज लेखक के लिए आवश्यक है कि वे जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखे, मतलब आपका करना सिंपल सी बात है भाई, अब अगर रिपोर्टाज आपको बनना है, रिपोर्टाज लेखक आप बनना चाहते हैं तो आपको अपना जो जनजीवन है, जो जनसाधारण का जीवन है, उसकी सच्ची और सही जानकारी आपको रखनी होगी, ठीक है। मतलब आप कहीं रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो आप मतलब एक चीज़ आप याद रखो, मान लो हम कहीं गरीबी की उस पर लिखने जा रहे हैं, है ना, हमने अकाल पे लिखेंगे, जैसा आने वाला अभी आने वाला जो रिपोर्टाज हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो हम अगर हमने उस जगह पे नहीं गए हैं, हमने उस चीज़ को महसूस नहीं किया, उस चीज़ को नहीं जिया है, हम उसको नहीं लिख सकते हैं उतना, ठीक है। मतलब अगर हमने इस जीवन की सच्चाई नहीं देखी है, उस जीवन को जानकारी उसकी एकत्रित नहीं की है, उधर के लोगों को हमने देखा नहीं है, तो हम उस चीज़ के बारे में रिपोर्टाज अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम सिर्फ डाटा से खेल सकते हैं और वो क्या बन जाएगी फिर, रिपोर्ट, ठीक है। यही अंतर होगा रिपोर्ट और रिपोर्टाज में, ठीक है, समझ गए। मतलब वो सिर्फ एक डाटा बन के रह जाएगी। फिर जैसे मान लो हम बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र था उसमें हम नहीं गए, ठीक है, हम वहाँ से हमने लोगों को जाना नहीं, वहाँ की जानकारी नहीं ली, हमने कुछ नहीं किया, बाद में हम गए, हमने सब डाटाओं से खेला कि भाई इतने इतने लोग यहाँ थे, इतने 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 लोग बीमार हुए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने बच्चे थे, इतने महिलाएं थी, इतने बुजुर्ग थे, ये सब कुछ पूरा डाटा खंगाल के लिख दिया, वो रिपोर्ट बन गई, है ना, वो रिपोर्टाज नहीं बना। पर हम फिर जब एक रिपोर्टाज लेखक है, अगर वो बीच में जाएगा, वो जानकारी एकत्रित करेगा, वो जब जिएगा उस चीज़ को, तब फिर वो अपने लिखेगा कि उन बच्चों की शिश्कियाँ आज भी इन कानों में सुनाई देती है ना, उन बच्चों की शिश्कियाँ आज भी इन कानों में सुनाई देती है जो जिनको बाढ़ की वजह से 4 दिन खाना नहीं मिला था या दूध नहीं मिला था, ठीक है। उन बुजुर्गों की हालत, उन बुजुर्गों की जर्जर हड्डियाँ और कमज़ोर हो गई थी, है ना, जिनके मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो लेखनी है वो आपको, उसके लिए आपको उस क्षेत्र में उतरना पड़ेगा,
ठीक है, तो यही रिपोर्टार्च है। ठीक है, समझ गए, रिपोर्ट और रिपोर्टार्च दोनों आपको मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको दिक्कत ना, भ्रम उत्पन्न ना हो। ठीक है, इतिहास बात कर लें हम रिपोर्टार्च की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे की विधा जो थी वो पाश्चात्य साहित्य में बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, विशेष रूप से रूसी तथा अंग्रेजी साहित्य में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था। हिंदी साहित्य में विदेशी साहित्य के प्रभाव से ही लिखने का शैली अधिक परिपक्व नहीं हो पाई है। सन्य सन्य विधा में पुरस्कार हो रहा है। सर्वश्री प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव ये बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं। प्रभाकर माचवे ये भी, अमृत राय आदि ने रोचक रिपोर्टाज लिखे हैं, पर हिंदी में साहित्यिक श्रेष्ठ रिपोर्टाज लिखे जाने की पूर्व संभावना है। ठीक है, मतलब रांगे राघव भाई साहब हो गए, मतलब प्रभाकर माचवे हो गए, अमृत राय वगैरह ये हैं जो लेखक हैं। ये बात है कि भाई पहले पाश्चात्य में था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, उसके बाद फिर रूसी अंग्रेजी साहित्य में प्रचलन में आया। अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से थोड़ा था हमारे, पर परिपक्व उतनी नहीं, धीरे धीरे करके इस विधा का क्या हो सका है, परिष्कार हो चुका है। मतलब परिष्कार का मतलब क्या होता है कि वो विधा थोड़ी सी परिष्कृत होती गई है, थोड़ी सही होती गई है, जिसमें जो मांझते हैं, जिसको हम बोलते हैं मांझ दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, परिष्कृत कर दिया जाता है, धुल दिया जाता है, वो चीज़ें हुई है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी का शब्द है, वो हमने बात कर ली है। आंखों देखा वर्णन, कानों सुना वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, तो पाठक के हृदय भाव विभोर होगा, जो सब बात कर ली है, उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज में तथ्यों को कलात्मक व प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है, जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, तथ्यों को कलात्मक और कैसे, कलात्मक और प्रभावी ढंग से। रिपोर्टाज का उद्भव 1939 में हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का जो है वो शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। ठीक है, अब ये याद रखना आपकी पहली रचना कौन सी है, तो शिवदान सिंह चौहान की है लक्ष्मीपुरा। ठीक है, किसने लिखा, शिवदान सिंह चौहान ने। क्या लिखा, लक्ष्मीपुरा। कब लिखा, 1938, 1938। ठीक है, 1938 में। फिर अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। रिपोर्टाज के प्रचार प्रसार में हंस पत्रिका का सर्वाधिक योगदान रहा है। इस पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ठीक है, उसके बाद रिपोर्टाज लेकर स्वतंत्रता से पूर्व की देश की स्थिति का विवरण आपको देखने को मिलेगा, शिवदान सिंह चौहान का ही है। हंस पत्रिका में समाचार और विचार, अपना देश स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न लेखकों के रिपोर्टाज प्रकाशित होते थे। अब ये तथ्य भाई साहब पहले मैं आपको अगर पढ़ाता तो मैं मना कर देता कि मत पढ़ो, ठीक है, पर मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ बदले हुए पैटर्न में, तो मैं आपसे बोलूँगा कि पढ़ो। ठीक है, पगलेट है ना, पगलेट पूछ सकता है कि हंस पत्रिका में किस शीर्षक के अंतर्गत, है ना, हंस पत्रिका में किस शीर्षक के अंतर्गत आपके रिपोर्टाज छपते थे, तो समाचार और विचार, अपना देश, इन स्तंभों में लेखकों के रिपोर्टाज छपते थे या प्रकाशित होते थे। ठीक है, समाचार और विचार और दूसरा अपना देश। ठीक है, ये दो स्तंभ होते थे, इनमें क्या छपते थे, लोगों के रिपोर्टाज, लेखकों के रिपोर्टाज छपते थे। ठीक है, याद रखना। विशाल भारत में रांगे राघव के रिपोर्टाज अदम्य जीवन, ये याद रखो कौन से उसमें प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अदम्य जीवन कहाँ हुआ है, तो विशाल भारत में था, किसका, रांगे राघव का। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में भयंकर अकाल पड़ा और महामारी का प्रकोप भी हुआ। रांगे राघव उस भयानक दृश्य को स्वयं देखने गए। वहां उन्होंने क्षुधा पीड़ित अकाल महामारी से मरते हुए नए नर नारी और उनकी व्यवस्था का लाभ उठाते शोषक पूंजीपतियों, व्यवसायियों और अमानवीय कृत्यों को देखा और उन दृश्यों के मार्मिक एवं हृदय विदारक रिपोर्टाज लिखे जो तूफानों के बीच शीर्षक से प्रभावित हुए। ठीक है, दूसरा इनका क्या है भाई साहब, रिपोर्टाज तूफानों के बीच, रांगे राघव का। मैं जो अभी ऊपर आपको बता रहा था ना कि भाई साहब आपने अगर उस चीज़ को देखा ही नहीं तो आप उस चीज़ की बारीकियों को, मतलब उस चीज़ के बारे में आप कैसे वर्णन कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप उस चीज़ के भावों को जी सकते हो, उन भावनाओं में भावनाओं में तैर सकते हो, गोते लगा सकते हो और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो जब तक कि आपने उन भावों को जिया ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये उस टाइम पे अकाल पीड़ित वहाँ पे गए ये। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अकाल पड़ा था, उसके बाद ठीक है महामारी के बाद ये पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ की महामारी, मृत्यु से उनका है, फिर लोग जो शोषक लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, जो फायदा उठा रहे थे उनके, ठीक है, अमानवीय कृत्य, उन सब का वर्णन इन्होंने तूफानों के बीच इसमें उपन्यास में रिपोर्टाज में किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रांगे राघव के दो बता दिए आपको। ठीक है, दोनों के दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो अकाल पे है ये कौन सा, तूफानों के बीच। ठीक है, तो तूफान मत देखना, तूफानों के बीच। प्रकाश चंद्र गुप्त ने अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का काल, ठीक है,
प्रकाश चंद्र गुप्त जी भाई साहब ने क्या लिखा है, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का काल, ठीक है, स्वराज भवन, ठीक है, आदि रिपोर्टाज, इनका भी याद रखो। अल्मोड़े का बाजार बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बंगाल का अकाल भी कई बार पूछा है, स्वराज भवन नहीं पूछा है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नहीं पूछी गई ना, अब वैसी वैसी रचनाएं पूछ रहे हैं। मतलब आप ये सोचो कि निराला, अज्ञे, पंत अंत, जयशंकर प्रसाद को छोड़ के अब वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का क्रम पूछ रहा है आपसे। भाई साहब आप बताओ, आप हमने पहले पढ़ाई कि हमने पंत की रचनाओं का पल्लव है, गुंजन है, ग्रंथि है, वीणा है, उच्छ्वास, इनका पढ़ा। हमने जयशंकर प्रसाद की पढ़ी कि आंसू झरना लहर काम आएंगी। हमने प्रेमचंद की रचनाओं को याद कर डाला, हमने चंद्रगुप्त नाटक और इनको सबको याद कर डाला, सब कुछ कर लिए। वो भाई साहब महावीर प्रसाद द्विवेदी के पूछ रहा है, जिनकी रचनाओं को ही हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, जिनकी रचनाओं पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी रचनाओं को वो क्रम से जमाने की पूछ रहा है। तो ये विशेष रूप से याद रखना। जगदीश चंद्र ने डायरी छेलिम रिपोर्टाज लेके जो पैकिंग की डायरी के नाम से प्रकाशित हुए। रामनारायण उपाध्याय ने व्यंग्यात्मक शैली में गरीब और अमीर पुस्तक नामक रिपोर्टाज लिखा है, ठीक है, रामनारायण उपाध्याय ने। इसके अतिरिक्त प्रभाकर माचवे का प्रभाकर जब पाताल गए, लक्ष्मी चंद्र जैन का कागज की किश्तियाँ, कामता प्रसाद सिंह का मैं छोटा नागपुर में हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कामता प्रसाद जो है इनका मैं छोटा नागपुर में हूँ, ठीक है, भदंत आनंद का देश की मिट्टी बुलाती है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मवीर भारती इनका तो है ही है, युद्ध यात्रा। शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब आपके रिपोर्टाज उल्लेखनीय है, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी लंबा हो गया, ठीक है, बहुत विस्तृत में मैंने आपको एकदम प्रॉपर बताया कि रिपोर्टाज क्या है, उसकी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में आपको समझाया। रिपोर्टाज लेखक, उनके रिपोर्टाज, उनका सन, उनका प्रकाशन वर्ष और उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। इसलिए इस चीज़ से आप निश्चिंत रहो। बस आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा दोहराओगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परे निशान, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए अभ्यास करो, रिवीजन करो बार बार, ठीक है। फिर आती है डायरी। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करने के लिए बनाया गया संग्रह है। मतलब डायरी सामान्य शब्द समझ में आ रहा भाई साहब, डायरी लिखना, खुद लिखता है व्यक्ति, अपने जीवन की खुद के बारे में लिखता है, पर उसके अनुभव है, उसकी सोच है, उसकी भावनाएं हैं, ठीक है। मतलब अपने खुद के अनुभव लिख रहा है, उसकी सोच क्या, उसकी भावनाएं क्या, उनको वो अंकित करता है, वो संग्रह है। इसे दैनंदिनी, रोजनामचा और दैनिकी भी कहते हैं, ठीक है। दैनंदिनी तो कहते ही हैं, रोजनामचा भी कहते हैं और दैनिकी भी कहते हैं, ठीक है। डायरी का संबंध दैनिक कार्य दिनचर्या से है, अर्थात डायरी दैनिक व्यापारों या घटनाओं का ब्यौरा है। सामान्यतः यह माना जाता है कि डायरी एक दैनंदिनी आत्मकथ्य है। डायरी में लेखक घटनाओं को उसी अनुक्रम में लिखता है जिस क्रम में वे घटित होती है। वो सिंपल, अब देखो, अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई साहब। अब जो क्रम घटा है, डायरी लिख रहा आदमी, तो जैसी घटित होगी उसी क्रम में लिखेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर लेकिन प्रश्न आए तब उसका उत्तर देते टाइम याद रखना, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों में वो फंसा देता है आपको, ठीक है। मतलब जिस क्रम में वो घटित हुई है घटनाएं, उसी क्रम में वो उन घटनाओं को उसी क्रम में लिखेगा। जैसी वो घटनाएं घटित हुई हैं उसी क्रम में वो उनको लिखेगा। साहित्यिक अर्थ में न केवल तिथि देकर अपनी दिनचर्या का उल्लेख मात्र नहीं है, मतलब केवल आप तिथि देकर अपनी दिनचर्या का उल्लेख कर दो, ये डायरी नहीं है। इससे पर एक मानसिक उद्वेग को व्यक्त करने का ऐसा माध्यम जिसमें भावुक हृदय की, मतलब है क्या भाई साहब, ये एक्चुअल में मानसिक उद्वेग को व्यक्त करने का ऐसा माध्यम है। कैसा माध्यम है? जिसमें भावुक हृदय की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। भावुक हृदय है और उसकी अभिव्यक्ति करना है संवेदनात्मक, ठीक है। उसकी कैसी संवेदनात्मक, मतलब संवेदना मतलब आपका सेंस, मतलब आप किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे कि नहीं, आप कितने संवेदनशील, हम बोलते नहीं कितने संवेदनशील हो। आप किसी रोते को देख के रो रहे हो कि नहीं, आप किसी हंसते को देख के हंस रहे हो कि नहीं, ठीक है। आप मतलब कैसे आप मतलब संवेदनाएं हैं कि नहीं आपके अंदर, पता चला कोई रो रहा है तुम हंस रहे हो, कोई हंस रहा है तुम रो रहे हो, ठीक है। तो ये संवेदना तुम्हारे अंदर जीवित है कि नहीं है, मतलब किसी के दुख को देखकर तुम्हें दुख होता है एक्चुअल में तुम्हारी आत्मा से कि भाई हाँ यार सच में गलत हुआ इसके साथ, तो वो संवेदनाएं अभिव्यक्त करता है, ठीक है। समीक्षकों ने डायरी को इसलिए साहित्य की कोटि में रखा है, या तो वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है या मानव समाज के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म और जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि भाई साहित्यिक गद्य की विधा के रूप में डायरी को क्यों, आदमी एक ही आदमी तो लिख रहा है, अपने जीवन का लिख रहा है, और उसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा भाई देखो, डायरी हर कोई तो लिखेगा नहीं, दो चीज़ होगी, या तो क्या होगा,
या तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करेगी, मतलब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व का उद्घाटन मतलब उसके व्यक्तित्व को सामने लेके आएगी, लोग उससे सीख सकें। या दूसरी, मानव समाज के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म और जीवंत चित्र प्रस्तुत करेगी। मतलब आज मैं आया हूँ कॉलेज से, ठीक है, आज मैं कॉलेज से आया हूँ, है ना, या मैं आज स्कूल से आया हूँ, ठीक है, या मैं आज कोई सेमिनार से आया हूँ, ठीक है, मतलब मैं कहीं से भी आया हूँ। अब मैं आके जहाँ उस जगह पे मेरे साथ जो घटना घटित हुई है, उस घटना को मैं वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको मतलब अब मैं खुद के व्यक्तित्व तो चलो छोड़ दो, पर मैं उसके साथ कितनी चीज़ों को बता रहा हूँगा, ठीक है। मान लो मैंने एक सामान्य सा उदाहरण, चलो एक आज सामान्य सा उदाहरण बता दे रहे हैं जो अभी फिलहाल दिमाग में आ रहा है, बाकी चीज़ें छोड़ो, ठीक है। जैसे बस में मैं खड़ा हूँ, बस में मैं जा रहा हूँ, मतलब सामान्य सी बस में मैं जा रहा हूँ, एक बस है, ठीक है, SR4 है, SR4 में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, SR4 बस है, SR4 में मैं बैठा हुआ, आज की डायरी में सुना रहा हूँ, ठीक है, SR4 में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, सारी सीट भर चुकी है। उधर से एक महिला आती है, एक बुजुर्ग भी साथ में आता है, ठीक है, एक बुजुर्ग और एक महिला साथ में आती है। उस बुजुर्ग और महिला को देखकर मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया, ठीक है, मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया। मेरे अंदर वो संवेदना है और मुझे शायद बचपन से संस्कार दिए गए हैं, शायद नहीं, मतलब मुझे बचपन से संस्कार दिए गए हैं मेरे माता पिता के द्वारा, ठीक है, और मुझे अंदर से ये महसूस भी होता है कि हाँ भाई, अगर कोई महिला है ना, जो मतलब उसको सम्मान दो, कोई बुजुर्ग है ना, जो खड़ा नहीं हो सकता है, बुजुर्ग मतलब ऐसे ही बुजुर्ग है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 40 साल का हो और हम उसको जगह नहीं देंगे, मैं सामान झूठ क्यों बोलूँ, है ना, तो वो बुजुर्ग है जिसको मुझे देख के लगा कि भाई उसको जगह देनी चाहिए, मैं अपने स्थान से खड़ा हो गया हूँ, ठीक है। पर मेरे साथ में एक युवक जो मुझसे ज़्यादा युवा है, ठीक है, मतलब जो मुझसे ज़्यादा युवा है, वो युवा अपनी सीट से नहीं उठता है, ठीक है। अब उसको नहीं उठने के दौरान, जो नहीं उठा है, तब मेरे हृदय में विचार उत्पन्न होना प्रारंभ होते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के विचार मेरे हृदय में उदय होते हैं, उदित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, प्रारंभ होते हैं, शुरू होते हैं, ठीक है। वो विचार इस प्रकार होते हैं कि क्या इसको किसी ने बताया नहीं है, क्या इसके परिवार में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहिए, क्या इसको किसी शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की शिक्षा इसके गुरुओं द्वारा, इसके टीचरों द्वारा नहीं दी गई है ना, क्या इसको इसके मित्रों के द्वारा या इसके बड़े भाई के द्वारा इसको नहीं बताया गया है, ठीक है, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली यह नहीं सिखा रही है, ठीक है, क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो आज के समय में इस व्यवस्था को नहीं सिखा पा रही है बच्चों में, ये संवेदनाएं, ठीक है, ये मानवता, ये करुणा, ये प्रेम के भाव विकसित नहीं कर पा रही है। क्या केवल हम आज मशीनी युग में जी रहे हैं, क्या हम केवल मशीनी युग में जी रहे हैं और केवल मशीन बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी संवेदनाएं, प्रेम, करुणा, दया, है ना, स्नेह, ये सारी चीज़ें हमारी समाप्त होती जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करते 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 मैं अपने स्टॉप पर पहुंच गया, ठीक है। उस बुजुर्ग ने मुझे धन्यवाद कहा उतरते हुए, ठीक है, बुजुर्ग मेरे साथ उतरा, महिला मेरे उतरने के बाद वो लड़का जो था युवक वो भी उतर गया, तो महिला उसकी सीट पे बैठ गई, ठीक है। बुजुर्ग ने मुझे कहा कि बेटा, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो उतरते नहीं हैं ना, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। तो फिर मेरे मन में दोबारा विचार इसी प्रकार के और विचार उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो ये मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं की, मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा स्वभाव है, मेरा मूल स्वभाव है कि मैं बस में भी हो या मैं कहीं भी हूँ तो मैं उड़ जाता हूँ, अधिकतर 99% में उड़ जाऊँगा, ठीक है। 1% में झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं रात को जगा हूँ या मैं कहीं से बहुत लंबे सफ़र से चला आ रहा हूँ, मान लो मैं मथुरा गया हूँ, मैं मथुरा से मैं एक दिन पहले गया रात में ट्रेन से, दूसरे दिन मैं दिन भर वहाँ रहा, फिर तीसरे दिन ट्रेन से लौट के आ रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं रात भर जग के आया हूँ और फिर मैं किसी बस में बैठा हूँ, और फिर अगर कोई आए तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उड़ जाऊँ, ठीक है। फिर कोशिश करता हूँ पर फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उड़ जाऊँ, क्योंकि मेरी खुद की हिम्मत नहीं है उस कंडीशन में, बाकी तो मैं उड़ता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जो मैं आपको बता रहा था कि ये समाज के पक्षों को भी बता रही कि भाई समाज में किस प्रकार के लोग हैं। एक महिला थी, एक बुजुर्ग था, महिला ने कुछ नहीं कहा, बुजुर्ग ने धन्यवाद भी कहा, मैं उसने उसके प्रति भी अपना वो व्यक्त करता हूँ, चलो उसने कम से कम इतना धन्यवाद व्यक्त किया, मेरा धन्यवाद ज्ञापन किया, ठीक है। उस बच्चे की सोच, वो जो युवक था उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच पे किस चीज़ों का प्रभाव पड़ा होगा, क्या आज की शिक्षा प्रणाली का प्रभाव पड़ा होगा या किस चीज़ का, मैंने कितना विचार किया उस एक विषय पर। ये होता है आपका डायरी, जो आपके जीवन मतलब समाज के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म चित्रण उपस्थित कर देती है, अगर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन नहीं भी कर रही है तो, ठीक है।
डायरी में लेखक अपनी रुचि व आवश्यकता अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि विभिन्न पक्षों के साथ निजी अनुभूतियों का चित्रण कर सकता है। ठीक है, अब मतलब यही है भाई साहब, वो जो उसको लग रहा है। अब मतलब लेखक खुद है, तब खुद की भाई निजी चीजों को तो वो ज्यादा तवज्जो देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, तो ऐसे ये डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने अच्छे बुरे अनुभवों से पुनर्जीवित कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे अनुभव जो है उनको पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अच्छी विधा है, लिखना चाहिए, मतलब लिखते रहना चाहिए। साहित्य की एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित डायरी भारत में 19वीं शताब्दी में आगमन हुआ है। 19वीं शताब्दी मतलब लिखा गया है जब व्यक्ति का अंतरंग अनुभूतियों को साहित्य में स्थान मिलना आरंभ हुआ तो डायरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कहते हैं डायरी शब्दों को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि डायरी वह चीज़ है जो रोज लिखी जाती है और जिसमें घोर रूप से व्यक्तिगत बातें भी लिखी जा सकती हैं। क्या बोल रहे हैं ये कि घोर रूप से मतलब व्यक्तिगत बातें, मतलब अपनी खुद की व्यक्तिगत बातें लिखी जा सकती है, ये बोल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। कमलेश्वर लेखक का अपना हाथ से किया हुआ पोस्टमार्टम है। कमलेश्वर क्या कह रहे हैं, लेखक का अपना और अपने हाथ से किया हुआ पोस्टमार्टम है, मतलब खुद ने खुद का पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, अंततः कहा जा सकता है डायरी का संबंध मूलतः लेखक से होता है। इसकी परिभाषा मैंने आपको शायद बहुत सारी बताई थी जब मैं आपको विधा पढ़ा रहा था तब। ठीक है, अगला आपका जो है मूल जो आपके सिलेबस में लगी हुई है मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, मुक्तिबोध की है एक साहित्यिक की डायरी। भारत की प्रगतिशील कवि और हिंदी साहित्य की स्वतंत्र उत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इनने एक साहित्यिक की डायरी लिखी है। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि ने अपने अनुभवों को सार्वभौमिक अर्थ दिया है। हिंदी में डायरी की विधा की प्रथम कृति है जो फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आख्यान में विविध स्तरों पर चलती है। भाई साहब, मुक्तिबोध आए और फैंटेसी और मनोविश्लेषण ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस कृति में शैली, गुण और विकार तत्व तीनों ही विद्यमान मिलते हैं, तत्व दोनों ही विद्यमान है। ठीक है, इसमें कुल 13 प्रकरणों का समावेश है। कितने प्रकरण है भाई साहब, 13 प्रकरण है। अब ये याद रखना है, यहाँ से याद रखना है। इस प्रकार है, पहला प्रकरण 30 क्षण, एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, हास्य पर कुछ नोट्स हैं, सड़क को लेकर एक बातचीत है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह है, नए जन्म की कुंडली है, एक कुट्टियान और काव्य सत्य है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी है। ठीक है, ये सब के सब इसमें क्या आते हैं, प्रकरण आते हैं। कितने प्रकरण हैं, 13 प्रकरण हैं। ठीक है, कुल कितने हैं, 13। ठीक है, मुक्तिबोध की डायरी केवल निजी स्मृतियां नहीं है, इसमें साहित्यिक संबंधी तथ्यों को काल्पनिक मित्र केशव के साथ हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। अब अगर वो पूछ लेगा कि भाई साहब इसमें जो साहित्यिक संबंधी जो तथ्य हैं वो किस के साथ संवाद में लिखे गए हैं, तो काल्पनिक मित्र है केशव, उसके साथ संवाद किया इन्होंने, उसके रूप में लिखा है। कहीं कहीं केशव के स्थान पर मित्र अथवा वे अन्य पात्र के साथ संवाद शैली में रचना लिखी है, मतलब कहीं कहीं केशव के स्थान पर क्या मिल जाएगा, मित्र मिल जाएगा, अथवा अन्य किसी पात्र के साथ संवाद शैली में निबंध की रचना की गई है जिसमें काव्य संबंधी आधारभूत तत्वों, शिल्प, स्वरूप, रचना की स्थितियां, परिस्थितियों के साथ रचनाकार की जिस प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। कहीं कहीं नाट्य शैली के दर्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर इसमें सब कुछ भर दिया है मुक्तिबोध जी ने। ठीक है, डायरी, मुक्तिबोध की डायरी की भाषा सहज, सरल, कलेवर से युक्त है। विचार विमर्श, लंबे लंबे संवाद, विशेष रूप से संवेदनात्मक उपस्थिति दर्ज कराते हैं। विचारों में गंभीरता है, भावात्मकता, आत्मपरक तत्व सब कुछ शामिल है। ठीक है, अगला है जीवनी। जीवनी क्या है भाई साहब, जीवनी है क्या, बात करते हैं अपन। संपूर्ण जीवन की व्याख्या को जीवनी कहते हैं। ठीक है, जीवनी किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के विवरण की विधा है, मतलब दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखे। अब ये देखो यार, इनमें अपन छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपको समझाऊं तो क्या ही मतलब है। ये काल्पनिक तो होगा नहीं क्योंकि जीवनी है। अब आप ऐसे काल्पनिक तो बताओगे नहीं, जीवनी मतलब हकीकत बताओगे तो बिल्कुल बताओगे। किसी विशेष व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की सत्य घटनाओं को क्रमबद्ध बताएगा। ठीक है, जीवनी लेखक की प्राचीन परंपरा है। जीवनी में व्यक्ति के व्यक्तित्व कृतित्व की कहानी रहा करती है। जीवनी की सफलता का महत्व निर्धारण स्वाभाविकता, प्रामाणिकता पर निर्भर करता है। मतलब सफलता किस चीज़ पे करेगी, स्वाभाविकता और प्रामाणिकता कितनी है उसमें, मतलब उसको कितना सही प्रामाणिक, आपने कितना प्रामाणिक उसको लिखा है, मतलब सही लिखा भी कि फेंक दी, बत्तीबाजी कर दी।
वो वाली बात है। जीवनी के तत्व क्या क्या है भाई साहब, ये चीज़ देख लो भैया, ये पूछ लेगा आपसे ये कौन से तत्व नहीं है, है ना। तो वर्ण विषय है, चरित्र चित्रण है, देश काल है, उद्देश्य और भाषा शैली है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, जीवनी के तत्व हैं, ठीक है। ये 5 तत्व है, याद रखो भाई साहब, प्रमुख तत्व हो गए। ये कौन कौन से, ये भी याद रखो, क्योंकि अब ये बदलता हुआ पैटर्न है, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहो, कौन सा तत्व नहीं है पूछ लेगा। तो वर्ण विषय, चरित्र चित्रण, देश काल, उद्देश्य और भाषा शैली। जीवनी की विशेषताओं की बात कर लें अगर अपन, जीवनी गद्य विधा है जो कल्पित ना होकर पूर्णतः सत्य कथानक पर आधारित है। सिंपल सी बात है, जीवनी है तो कल्पना तो होगी नहीं, सत्य कथा पर आधारित होगी, ठीक है। इसका नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है जिसके कारण लेखक का निजी संपर्क होता है। मतलब अब तुम हर किसी के ऊपर जीवनी नहीं लिख सकते भाई साहब। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम किसी के ऊपर जीवनी लिख दोगे लोग पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हैं। कोई प्रसिद्धि चाहिए ना उसके लिए, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति चाहिए ना उसके लिए, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्तित्व जो जिसको लोग जानते हो, पहचानते हो, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, उस पर लिखो तो कोई पढ़े, ठीक है। और फिर उसका निजी संपर्क हो लेखक से, ठीक है। मतलब हर किसी के बारे में नहीं लिख सकते। मतलब मैं एक तो प्रसिद्धि आवश्यक है, उसके बाद उसको जानना भी आवश्यक है भाई साहब। हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो कहाँ से तुम जीवनी लिख दोगे, कितना पूछोगे, हैं, कितना पूछोगे तुम उसके बारे में लोगों से, नहीं कितना जान लोगे तुम, नहीं इतना लिख सकते ना, ठीक है। तो जानना जरूरी है ना, ठीक है। जीवनी में केवल तथ्यपरक एवं सच्ची घटनाएं होती है, जबकि रेखा चित्र में कल्पना का पट भी हो सकता है, ठीक है। तो जीवनी और रेखा चित्र में एक छोटा अंतर है, अब 2 बार बोल लिया हमने, ठीक है। तथ्यपरक, सच्ची घटनाएं, व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को ऐतिहासिक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जीव घटनाएं ऐतिहासिक क्रम मतलब बता दिया आपको, जो घटना पहले हुई है उसको पहले, बाद में हुई उसको बाद में, ठीक है। जीवन में सरसता एवं रचनात्मक होने पर ही वह जीवनी कहलाई, अन्यथा वह इतिहास के दस्तावेज। अब उसमें सरसता और रचनात्मकता आनी चाहिए, यही तुम साहित्यिकता लिख दो और कलात्मकता लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए भाई साहब, नहीं तो वो इतिहास बन जाएगा, है ना। इतिहास और कला में यही तो अंतर है ना, है तो वो भी भाई। हमने कहा पद्मावत एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ठीक है। ऐतिहासिक मतलब आप उसको इतिहास की पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ रहे, साहित्य की पुस्तक के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि साहित्यिक ढंग से लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। साहित्यिक ढंग से लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। अगर जो रामचरितमानस है साहित्यिक है, ठीक है। रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ तो है पर साहित्यिक है वो, ठीक है। इतिहास को उसको लोग नहीं मान रहे, लोग बोलते हैं ना कि इतिहास साबित करो, जो पागल लोग हैं, ठीक है। तो वो एक साहित्यिकता से ज़्यादा उसमें मतलब साहित्यिकता उसमें समाई हुई है, ठीक है। इतिहास तो ठीक है, साहित्यिकता उसमें मेन है, ठीक है। जीवनी में नायक की छोटी छोटी सी घटना का वर्णन किया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी घटना है उसमें वर्णन होगी। जीवनीकार को आवश्यक बातों को छोड़ना नहीं चाहिए एवं अनावश्यक बातों को नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी बात है ये तो भाई साहब, मतलब फालतू बात करो मत और काम की बात छोड़ो मत, ठीक है। ये सिंपल बात हम बता दिए, ठीक है। मतलब फालतू बात करो मत और काम की बात छोड़ो मत। जीवनीकार को तथ्यों की प्रमाणिक जानकारी होनी चाहिए भाई साहब, अगर कोई तथ्य लिख रहा हो तो उसकी प्रमाणिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। प्रथम जीवनी जो है वो भक्तमाल है, 1585 में नाभादास ने लिखी थी। वैसे इसका क्रमांक शायद 1565 है, एक बार कंफर्म कर लेंगे अपन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक सर्च कर लेना आप लोग एक बार और, ठीक है। एक बार सर्च कर लेना, इसको बिल्कुल सर्च कर ही लेना, ठीक है। नाभादास की भक्तमाल, ठीक है। नाभादास की भक्तमाल, इसको एक बार अवश्य सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नाभादास की भक्तमाल सर्च कर लेना, 1565, ठीक है। हिंदी की प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कीर्ति प्रसाद खत्री हैं। कीर्ति प्रसाद खत्री के द्वारा लिखी गई जीवनी, ठीक है। क्या लिखा इन्होंने, मीराबाई की जीवनी, अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, छत्रपति शिवाजी, महाराज विक्रमादित्य, इनने सबका नाम के आगे जीवन चरित्र किसने लिखा, कीर्ति जी ने, ठीक है। क्लियर है। किसी भी महान व्यक्ति का संपूर्ण विवरण क्रमशः महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाना जीवनी है। हम पढ़ चुके हैं, 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। बाबू हरिश्चंद्र जी प्रसाद, बाबू सर्वप्रथम बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, 1993 में मीराबाई जीवन चरित्र लिखा। इसके बाद भारतेंदु से जीवनी का लिखने का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, ठीक है। कार्तिक प्रसाद है भाई साहब, इसको सही कर लेना, कीर्ति प्रसाद नहीं है, कार्तिक प्रसाद है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि की जीवनी लिखी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है भैया, कौन की, सुखमयी कीर्तन, प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित्र चर्चा नामक ग्रंथों में संकलित है। छायावादी युग में जीवनी लेखन की परंपरा काफ़ी समृद्ध रही है।
इस युग में राष्ट्रीय नेताओं के जीवन वृत्तों में रामकृष्ण त्रिपाठी कृत गांधी जी कौन है? नरोत्तम दास जी ने गांधी गौरव ये लिखी है। इनसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन जो इम्पोर्टेंट है। छायावाद में रामकृष्ण त्रिपाठी ने पृथ्वीराज चौहान, संपूर्णानंद ने सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रशेखर पाठक ने राणा प्रताप सिंह, रामवृक्ष शर्मा ने महाराणा प्रताप, प्रेमचंद्र ने दुर्गादास, ठीक है, भगवत आनंद कौशल ने भगवान बुद्ध, शिवाजी की छोड़ो। महात्मा गांधी जी की जीवी कई लोगों ने लिखी, ये बिल्कुल याद रखो भाई साहब, ठीक है। ये पूछता कई बार पूछता है, इनमें से ही पूछता है। और देखो, घनश्याम दास बड़लाल ने बापू लिखी, काका कालेलकर ने बापू की झांकियाँ लिखी, सुमंगल प्रकाश ने बापू के साथ लिखी, राजेंद्र प्रसाद ने बापू के कदमों में लिखी, जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी, ये याद रखना जैनेन्द्र जी की, ठीक है, क्लियर है। विशिष्ट साहित्यकारों के जीवन वृत्तों में बाबू राधाकृष्ण दास ने बाबू हरिश्चंद्र, ब्रजरत्न दास ने बाबू हरिश्चंद्र, शिवनंदन दास ने हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधाकृष्ण दास, बड़ुआ ने माखनलाल चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला, ये याद रखो भाई साहब, महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे, शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में, उमेश चंद तिवारी ने विश्व कवि रविंद्रनाथ, अमृत राय प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ठीक है, रामविलास रमन निराला की साहित्य साधना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जीवनियाँ आपकी हो गई है, क्लियर है। विष्णु प्रभाकर ने 1974 में आवारा मसीह की रचना की। इन्होंने शरद चंद्र की जीवन को समस्त जीवन की उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा का पुनर्सृजन किया है। इसी प्रकार शिवसागर मिश्र ने दिनकर एक सहज पुरुष के रूप में दिनकर के मानवीय पक्ष को उभारने का प्रयास किया है। शोभाकांत ने बाबूजी में नागार्जुन के जीवन के अछूते प्रसंगों को उभारने का प्रयास किया है। इनसे कोई पूछा नहीं गया, पर याद रखो भाई साहब, नागार्जुन की अगर पूछ ले तो शोभाकांत ने लिखा है बाबूजी, मतलब नागार्जुन का, ठीक है। बाबा नागार्जुन से बाबू याद रखो, बापू नहीं बाबू, ठीक है। प्रभु, ठीक है। प्रमुख जीवनीकार तथा उनकी जीवनियाँ यहाँ हम प्रसिद्ध जीवनीकार से बनाए, चलो। शिवरानी देवी जी की है प्रेमचंद्र घर में। शिवरानी देवी जी जो है प्रेमचंद्र जी की पत्नी थी, ठीक है, सबको पता है, नहीं पता हो तो याद रखो, ठीक है। प्रेमचंद्र जी की पत्नी शिवरानी देवी, प्रेमचंद्र घर में उनकी जीवनी लिखी है। उनके व्यक्तित्व को शिष्य को उजागर किया जैसे लोग अनभिज्ञ थे। इस जीवनी में कई घटनाओं सत्य पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने खुद उन पलों को जिया है और महसूस किया है। यह पुस्तक 1949 में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी और 2005 में संशोधित करके उन्हें पुनः प्रकाशित किया गया है, ठीक है। 2005 में दोबारा, सबसे पहले 1949 में, ठीक है। प्रेमचंद एक महान साहित्यकार तथा सहृदय होने के अतिरिक्त एक संवेदनशील पति भी थे। वे स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा लिखने तथा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। शिवरानी ने इस पुस्तक में प्रेमचंद जी के साथ बिताए जीवन के सुनहरे पलों को सहज संवेदना के साथ लिखा है। जीवन के अंतिम क्षणों में प्रेमचंद्र जी ने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी के प्रति लगाव और भी बढ़ गया। शिवरानी देवी अपने पति की महानता को उनके मरणोपरांत ही समझ पाई। उनकी मृत्यु पश्चात शिवरानी देवी का विलाप हृदय को छू लेता है। जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती तब तक उसे कदर नहीं होती, लेकिन जब वो हमारे ओझल हो जाती है तो हमारा पन पछताता रहता है, हमारे पास दुखी हो जाए, कोई नहीं होता, सब कुछ चल रहा है, इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। विष्णु प्रभाकर की है आवारा मसीहा, शरद चंद्र भाई साहब पे लिखी। ये बहुत थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जीवनी है, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा किस पे लिखी भाई साहब? शरद चंद्र पे, ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ये उपन्यासकार है और बंगाल के, मतलब बांग्ला उपन्यासकार है। इस जीवनी को लिखकर विष्णु जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच सेतु का निर्माण किया है, जो समूचे राष्ट्र की रागात्मक एकता का प्रतीक है। शरद चंद्र की संपूर्ण जीवनी में लगभग 430 पृष्ठ है। ये 3 पर्वों में विभाजित है। अब पृष्ठ भूल जाओ, पर पर्व जरूर पूछ लेगा कितने पर्व हैं? 3 पर्व, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ठीक है। दिशा से हारा है, फिर दिशा की खोज की, फिर दिशा का अंत है, ठीक है। 3 पर्व है, याद रखना भाई साहब, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ठीक है। प्रथम पर्व दिशाहारा शीर्षक में विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन का राज और इंद्रनाथ से परिचय, वंश का कौरव, होनहार बिरबल रावण और अच्छे विद्यार्थी से कथा, विशारद एक प्रेम प्लावित आत्मा, वह योग, नाना परिवार से विद्रोह, शरद को सम्मान दो उर्फ राजू, ठीक है, सृजन का योग, ये सब के सब भाई साहब आपकी है। तो ये भैया अब आप जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जिसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप इतना नहीं पूछ सकते भाई साहब, आप मतलब कोई भी हो यार, वो कोई भी हो पढ़ने वाला इतना नहीं पढ़ पाएगा ना वो।
आप भाई सरोज स्मृति की पंक्तियां में क्रम पूछ ले रहे हो, आप असाध्य वीणा इतनी लंबी कविता है उसमें पूछ ले रहे कि ये कौन से क्रम में आई है, ठीक है। आप मतलब पात्र पूछ रहे हो वो तो ठीक है ना, आप मतलब उनमें से अंदर से पूछ ले रहे भैया इसको अब तुम बताओ, हैं मतलब अब ये पूछ लेगा प्रथम पर्व में से क्रम बता दो, अब ये प्रथम पर्व है और इस प्रथम पर्व में ये क्रम है, इनमें से वो पूछ ले रहा है, तो ये तो नाइंसाफी है ना भाई साहब। पर भैया क्या करें, अपने को पेपर निकालना है तो एक बार याद रख लो, मतलब दिमाग में फिट रखो, हो सकता है पूछ लिया जाए, उसके लिए तैयार रहो, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। द्वितीय पर्व जो है वो द्वितीय पर्व दिशा की खोज में शरद के लेखन का विकास, प्रेरणा स्रोत, रचना की पृष्ठभूमि और पात्रों से समर्था, रंगून प्रवास, गृहदाह, सृजन का आवेग, चरित्रहीन, विराज बहु, आवारा श्रीकांत की चर्चा है। ये सब आपके दूसरे पर्व में है। तृतीय पर्व दिशांत में वह से वे सृजन का स्वर्ण योग, देश की मुक्ति का व्रत, राजनीति से उनका लगाव और नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता के रूप में शरद का चित्रण किया गया है, ठीक है। ये सब के सब आपके उसमें देखने को मिलती है। शरद चंद्र के जीवन पर प्रकाश डालने वाली प्रथम कृति है। इसके स्त्री पात्र इतने मजबूत और विशाल हैं कि पाठकों के साथ हमेशा, विशेषकर महिला पाठकों के मन में शरद के लिए अगाध लगाव को समझा जा सकता है, ठीक है। ये हो गई भाई साहब आपकी क्या जीवनी, ठीक है, क्या हो गई आपकी जीवनी, ठीक है। अब हमारी रिपोर्टार्च हो गया, ठीक है, आपकी रिपोर्टार्च हो गया, डायरी हो गई और जीवनी हो गई, ठीक है। अब है आत्मकथा, ठीक है। तो आत्मकथा के बारे में हम करते हैं बाद में बात। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।